हेलो। चलो तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, ईएम वेव्स भी बोलते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, और मेनली इस चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। मेनली बाकी चीज़ें जो ईएम वेव्स के अंदर आती हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। मोस्टली हम बात करते हैं फोटॉन्स के मोमेंटम की, फोटॉन्स की एनर्जी की, एक बार मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली वो सब कवर हो चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ईएम वेव्स बोला किसे जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन के अंदर आप एनर्जी बता सकते हो, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिमिलरली किसी रीजन के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस रीजन में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो हम बताते हैं बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट से। तो अगर किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और इनका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है उस प्रोपोगेशन को आप कहते हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, तो बेसिकली प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी as electric and magnetic field is called an electromagnetic wave। सुना है पहले हमने। ठीक है, तो ऑसिलेशन का मतलब हो गया कि जैसे ई आपका है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गई एक वेव की इक्वेशन, जहां ई नॉट क्या कहलाता है, ई नॉट कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी मैं कह सकता हूँ, ये होगी कुछ बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ बी नॉट कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमसे बोला जाए कि बताओ भाई एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगी, तो आप नेट एनर्जी डेंसिटी को क्या बता सकते हो, वो आप बता सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब इसी एनर्जी के प्रोपोगेशन को हम क्या कह रहे हैं, ईएम वेव कह रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी रीजन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, या मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है, जो कि इस केस में एक्स एक्सिस है, उसे बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट करते हैं इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है ना, ये सब हमें पहले से पता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है, वो आ जाती है कि स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होगी उसे आप रिप्रेजेंट करते हो सी से, और उसकी वैल्यू होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये लगभग हमें मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट होती है।
यानी स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन अ मीडियम, ये आप बताते हो v से, जो कि होता है c बाय म्यू, और म्यू जहां पे कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये भी हमने देख लिया था किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। अच्छा भाई, एक रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसके बीच में एक रिलेशन होती है। क्या रिलेशन होती है? अगर आपको वेलोसिटी सिलेक्टर याद हो तो उसी तरह की सिचुएशन है। c जो हमें मिलता है वो मिल जाता है आपको ई नॉट बाय बी नॉट, यानी रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये तो हो गया किसके लिए, वैक्यूम के लिए। जबकि किसी मीडियम की बात की जाए तो वहां v से रिप्रेजेंट कर देंगे, और वो भी होगा ई नॉट बाय बी नॉट। ऑब्वियसली हमें पता है कि मीडियम चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाती है, तो उनके रेशियो से आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है ना। एक फेमस सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, किनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है? ये भी हम देख चुके हैं ऑप्टिक्स के अंदर, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर आपका विजिबल रीजन आता है, ठीक है ना। फिर आपका अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, फिर एक्स रेज, और सिमिलरली गामा रेज। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो तो वेवलेंथ लगातार क्या होती रहती है, घटती रहती है, और फ्रीक्वेंसी लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। सभी के लिए हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो हैं वेव्स हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा कहलाती है वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन जो कि सेम फेज के अंदर है। क्लियर है? अगला पॉइंट, ऑल ईएम वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स, सभी ईएम वेव्स फोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। फोटॉन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पता है। क्या? फोटॉन्स हैव zero rest mass and cannot be charged। सबसे जरूरी चीज। दूसरी चीज, एनर्जी ऑफ अ फोटोन आप बता सकते हो, किसी भी फोटोन की एनर्जी। ये सिंपली आ जाती है E इज एच सी बाय लैम्डा, जहाँ लैम्डा है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ। सिंपल कैलकुलेशन में 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम अगर आप पुट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये तो हम देख ही चुके हैं। क्योंकि फोटोन के पास कोई मास नहीं है, चार्ज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी डिविएट नहीं होता है। और एक जरूरी चीज, फोटोन हैज मोमेंटम। फोटोन हैज मोमेंटम, फोटोन के पास मोमेंटम होता है, जो कि हम बताते हैं P इज h बाय लैम्डा या E बाय c, जहां E उसकी एनर्जी है और c है स्पीड ऑफ लाइट, है कि नहीं। ये तो ऑब्वियस है कि स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइट है, वो तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है ना। ये उसका हो जाता है मोमेंटम। तो ये रिलेशन हमें किससे मिली थी? वो हमें मिली थी डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली वेवलेंथ,
तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें बताती है कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है m मास का जो कि मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका मोमेंटम आप डिफाइन करते हो mv से, तो आप उसकी वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हो। हम एक पार्टिकल की वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं जो कि सिंपली हो जाती है h बाई पी यानी h बाय mv। ये चीज भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है जिसके पास की एक मोमेंटम है, तो आप उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी ये बता सकते हो, है ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा रिजल्ट जैसा आ जाता है इसलिए लिखा देते हैं बस। ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है ना, v पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दिया, यहाँ मान लेते हैं 0 एनर्जी थी, तो यहाँ जब वो पहुंचेगा उसके पास अच्छी खासी एनर्जी होगी और वो एनर्जी होगी ev। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाती है आपके पास ev। अब एक रिलेशन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m किसी भी पार्टिकल के लिए, p जहां पे उसका क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना। तो अगर इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने की हम कोशिश करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपको पता है भाई लैम्डा तो होता है h बाय पी, ऐसे मैं कह सकता हूँ h बाय √2m k, k जहां पे उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो आप यूज कर सकते हो किसी भी पार्टिकल के लिए, k जहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है ev। v यहाँ पे क्या है याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना कि वेलोसिटी, जिससे कि एक्सेलरेट कराया गया है, और e जो है ऑब्वियसली चार्ज है। तो लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाता है h बाय √2m ev। अब यहाँ पे कुछ चीजें कांस्टेंट हैं, जैसे h आपका कांस्टेंट है, h की वैल्यू हमें पता होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 9.1 टू 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बार बार हमें गंदी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लेते हैं, और वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली मिल जाता है। वेवलेंथ आपको मिलेगी एंगस्ट्रॉम में, अगर आप फॉर्मूला यूज कर लेते हो, इज इक्वल टू √150/v। सीधे v यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, एक्सेलरेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एन इलेक्ट्रॉन is accelerated at 150,000 या 1,50,000 कर देते हैं, ठीक है, वही चीज है, वोल्ट, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो रादर देन पूरी कैलकुलेशन करने के हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हम कह देंगे लैम्डा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा √150/v एंगस्ट्रॉम, यानी √150/150 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, जो कि आपको मिल जाएगा 10√10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेशन काफी आसान कर देती है, ठीक है। अगर कोई जनरल चार्ज पार्टिकल हो तो फिर आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लो h/√2m k।
कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a parallel beam of light of intensity 2 watt per meter square। ठीक है ना? तो ये आपको बताना है, ट्राई करो एक बार। ये वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये ट्राई कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 300 वोल्ट पर मीटर साइन t माइनस एक्स बाय सी। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन is constrained to move along y direction at 2 into 10 is to power 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। और सी तो वैसे सबको पता ही है, पर मैं दे देता हूँ, 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये ट्राई करो। सबसे पहले अगर आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होना जरूरी है। ठीक है। तो एक रिलेशन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में, वो ये है कि सी ये होता है ई नॉट बाय बी नॉट। तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बता सकता हूँ ई नॉट बाय सी, जो कि आ जाएगा 300 अपॉन 3 इंटू 10⁸, यानी 10⁻⁻6 टेस्ला। ये मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि वेव जो है वो प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड डायरेक्शन में ही हो सकती है इस केस में, है कि नहीं? ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स जो उस पर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वाई डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो फोर्स जो होगा वो सिंपली Q इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या लग सकता है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है वाई में और मैग्नेटिक फील्ड है जेड में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे, एंगल 90 डिग्री है, साइन 1 आ जाएगा। तो ये मिल गया बेसिकली क्यू वी बी। ठीक है ना? हमें बस इसे क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। ओके। तो उसकी वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो आपको पता है चार्ज कितना है, वो हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है 2 इंटू 10⁻7। और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अभी आप निकाल चुके हो 10⁻⁻6। सॉल्व करने से आ जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैक्सिमम फोर्स पूछता तो वो भी हम बता सकते थे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के बीच में। ठीक है। अगली चीज आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब हमें एक चीज पता है कि इंटेंसिटी
इंटेंसिटी किसी भी वेव की इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में आप इंटेंसिटी डिफाइन करते थे 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर म्यू वी से। म्यू जहाँ पे होता था क्या, बेसिकली डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लेकिन अब लाइट के बारे में खास चीज ये है कि ये तो भाई वैक्यूम में भी चल सकती है, तो क्या डेंसिटी होगी? वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला हम नहीं यूज करते। इसके लिए हम डिफाइन कर देते हैं कि इंटेंसिटी कहलाएगी क्या, आप कह सकते हो द एनर्जी क्रॉसिंग, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम टाइम ड्यूरिंग प्रोपगेशन, ड्यूरिंग प्रोपगेशन is intensity of wave, is intensity of wave। यानी एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी भी मीडियम में कितनी एनर्जी ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में भी पर यूनिट सेकेंड में, बेसिकली पर यूनिट टाइम में, यानी एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है, उसे आप क्या कह देते हो? इंटेंसिटी ऑफ वेव कह देते हो। तो एक चीज हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी, और मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो वो कितनी हो जाएगी? अगर आपको फॉर्मूला याद है वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी तो ये है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, आप यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी जो मिलेगी वो मिल जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही, यही तो मिलेगी 1 से मल्टीप्लाई करने पे। और पर यूनिट टाइम में वो कितना आगे बढ़ लेगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, सी मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, सी जहां पे लाइट ऑफ स्पीड है, कितना आगे चल लेगी? सी आगे ही चल लेगी। तो बेसिकली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव जो आप डिफाइन करते हो वो सिंपली कर देते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी से। तो यहाँ वो चीज वैलिड है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन ये एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है। इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कवर करती है हमारी लाइट। क्लियर है क्या? सिंपल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं लिख देता हूं अगर कोई भूल गया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या उल्टा होता है, उल्टा होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला अपने बुक में जोड़ लो। चलो एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको बताना है जो मैंने पहले दिया था क्वेश्चन, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a parallel beam, in a parallel beam of light of intensity 2 watt per meter square। ट्राई करो। चलो देखो, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मिल ही गया है, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो ई नॉट सिंपली हम फॉर्मूले से बता सकते हैं अंडर रूट 2i बाय एप्सिलॉन नॉट सी। वैल्यू अगर पुट करोगे तो 2, इंटेंसिटी दी गई है 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85
10⁻⁻12 और इंटू सी 3 इंटू 10⁸8। सॉल्व करने से आएगा 38.8 न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट? प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ इसमें ज्ञान की बहुत ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, तो एक ये नया फॉर्मूला बस याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ID से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा इसे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या है? ठीक है, वो समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके ऊपर? एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर। एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर आपको याद हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ होता था कि अगर आपने एक लूप कंसिडर किया है, जिसे हम नाम देते थे एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप, और उसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, इस तरह से मैं मान लेता हूं I1, कोई करंट है ऐसे जा रहा है, मान लो I2, कई सारे सीन थे ऐसे, I3। तो कहा जाता था कि जो लाइन इंटीग्रल होगा B डॉट DL का, वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। याद है? हल्का हल्का गॉस लॉ जैसा लगता था ये। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज म्यू नॉट IN। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि आई एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है। ये हमने वहां पे इतना डिटेल में नहीं देखा था, यहां देख रहे हैं। आई एनक्लोज्ड का मतलब होता है करंट क्रॉसिंग द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द लूप। वहां हमने सिर्फ ये कहा था कि इस लूप के एरिया को कट कोई कर रहा हो, पर एरिया की कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। तो बेसिकली ये जो लूप आप फॉर्म करोगे एम्पियर्स लूप, इसका जो सरफेस एरिया होगा, उसे जितना करंट कट कर रहा है, उस करंट को हम एनक्लोज्ड करंट कहते हैं। बात समझ आई? तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, उसमें जो आई एनक्लोज्ड है वो बेसिकली है करंट विच इज एनक्लोज्ड, का मतलब विच इज कटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लूप। तो इसी पे क्या किया, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी। ऑब्वियसली मैक्सवेल सबसे महान आदमी है मैग्नेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने एक थ्योरी दी। क्या उन्होंने कहा कि मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और आपके पास एक बैटरी है। कैपेसिटर अनचार्ज है, बैटरी में कुछ एनर्जी है। ठीक, उन्होंने कहा मान लो कि हम यहाँ पे एक लूप कंसिडर करते हैं, एम्पियर्स लूप। ठीक है ना? तो जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, मैं ये कह सकता हूं कि द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग as soon as S is closed। S क्या है? S है आपका ये स्विच। जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं, वैसे ही क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर यहां पे देखा जाए कि मैं एक और सरफेस ले लेता हूं यहां पर, कुछ इस तरह से, इस सरफेस को मैं नाम दे देता हूं A। ठीक है, तो अगर इस सरफेस के लिए हम लाइन इंटीग्रल B डॉट DL का करें, तो वो कितना आएगा? वो आएगा 0। क्यों आएगा B डॉट DL का 0? क्योंकि कोई करंट इस सरफेस को कट नहीं कर रहा है कि नहीं? जबकि इस सरफेस के लिए अगर मैं इंटीग्रल B डॉट DL करूं, B डॉट DL, तो वो कितना आएगा? मान लो कि इसमें करंट उस समय पे फ्लो कर रहा था IC। ऐसा करंट जो कि वायर के अंदर फ्लो करता है, उसे आप नाम देते हो कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट। तो क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वायर से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, और यही करंट तो इस एरिया को कट कर रहा है। तो फिर मैं लिखता म्यू नॉट इंटू आई सी। अरे बात समझ आई कि नहीं?
तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल लिखना तो बड़ा ही आसान है। बेसिकली कितना करंट आपके सरफेस को कट कर देता है उसे म्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो अगर आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक एरिया लिया है तो ऑब्वियसली वहां तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, वहां तो खाली जगह है, तो वहां कोई करंट नहीं, इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो हो जाता है। जबकि मैं वायर के ऊपर अगर ले लेता हूँ तो वो वायर कट करके जा रहा है, हमें साफ दिख रहा है, तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। अब बात यह है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जैसे उसके ऊपर चार्ज आएगा, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है कि नहीं? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमें याद भी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और धीरे धीरे उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, सिग्मा लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके ऊपर एकत्रित होने वाला चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मैं कह सकता हूं कि बढ़ती जा रही होगी, है कि नहीं? अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, ये हमने देखा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि नहीं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर फैराडे के हिसाब से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑल्सो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है तो फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी आनी चाहिए, है कि नहीं? तो अगर ये सिचुएशन में ले लेता, ये हमारा कैपेसिटर है इस तरह से, और ये उसकी बैटरी है, और वो चार्ज हो रहा है, पर इस बार मैंने जो लूप लिया है वो कुछ इस तरह का ले लिया। ये मैंने लूप लिया, लेकिन उसका सरफेस मैंने ये अज्यूम किया है, ये बाहर वाला। बात समझ आ रही है? एक मटके जैसा मान लिया मैंने, जिसका माउथ तो कंडक्टिंग वायर के ऊपर है, पर उसका सरफेस मैंने कहा माना है, थोड़ा सा बल्ज्ड मान लिया है। सरफेस तो आप कैसा भी मान सकते हो, जो हम ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैं सरफेस अगर ये फ्लैट सरफेस ना लेके ऐसा कुछ ले लेता तब भी आंसर तो यही आता, है कि नहीं? तो सेम चीज की हमने यहाँ पे ले लिया, पर इस केस में तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सरफेस ना मान के, जो सर्कुलर रीजन है इसको लूप का सरफेस ना मान के इस कर्व्ड पोर्शन को सरफेस मान लेते हो, तो इस कर्व्ड पोर्शन को तो कट करने वाला कोई करंट ही नहीं है। अरे है क्या? नहीं है। जबकि इसी छोटे से लूप के लिए, ये जो सर्कुलर लूप है, इसके लिए आप इसी सर्कल के रीजन को अगर सरफेस मान लेते तो फिर करंट आ जाता, जो कि आपका कंडक्शन करंट है। तो मैक्सवेल ने बताया कि भाई एम्पियर तुम्हारा लॉ तो अच्छा है, पर ये इनकम्प्लीट है, लॉ तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने दिया क्या, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। किसने? मैक्सवेल ने। उन्होंने कह दिया कि अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो फिर ये लॉ कंप्लीट हो सकता है। और थोड़ा चेंज कैसे किया जाए? फैराडे की मदद से। उन्होंने कहा कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमें पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कहीं पे चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ई डॉट डी एल, जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो मैं बताना चाहूंगा डेल्टा वी इज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, याद आ रहा होगा शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी लूप के लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या हो जाना चाहिए, इंटीग्रल ई डॉट डी एल। अच्छा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कह सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एस, सरफेस एरिया के साथ, है कि नहीं? तो इसे जब इन्होंने इस लूप के लिए, जो कर्व सरफेस मैंने टेढ़ा सा लिया उसके लिए किया, तो उन्हें मिला इंटीग्रल बी डॉट डी एल
ये इक्वल हो जाना चाहिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जहां ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू अ रीजन, थ्रू अ रीजन, यानी किसी रीजन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लगातार बदल रहा है तो उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है, वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकती है। बात समझ आई? और फाइनली उन्होंने जो मॉडिफाइड लॉ दिया वो ये था, मॉडिफाइड लॉ वो था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे आपका कंडक्शन है म्यू नॉट आई सी, पर एक टर्म उसमें और जोड़नी पड़ेगी, वो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डी टी। अब इससे पहले जो चैप्टर में हमने किया हमें तो कभी दिक्कत आई नहीं, वो इसलिए क्योंकि करंट लगातार हम बदल नहीं रहे थे। करंट हम सारे केसेस में क्या लेते थे, कांस्टेंट लेते थे। याद करो जो भी डेरिवेशन आपने एम्पीयर सर्किटल लॉ से किया था उसमें आपने करंट को कांस्टेंट लिया था, और करंट कांस्टेंट है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी जीरो आ जाया करता था। ठीक है ना? तो फाइनली हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल, दिस इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, जहां आई सी कहलाया कंडक्शन करंट, ये ऑब्वियसली वायर के अंदर होगा, ये होता है वायर के अंदर, और ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट या मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जो है मीडियम के अंदर होगा। ठीक है ना? और याद रखो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय टी टी। ठीक है, बस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल की चार इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को खत्म कर देती हैं, इसलिए वो चार इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है ना? मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जितना कुछ भी पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म में, वो सारा का सारा इनकी चार इक्वेशन से ही आया है एक तरह से। ठीक है? इनकी इन चार इक्वेशन से आप सारी चीजें डिराइव कर सकते हो, गॉस लॉ ये सब वो सब, पर हम वो सब करेंगे नहीं। बस ये पता होनी चाहिए कि चार इक्वेशन थी कौन सी। तो पहली इक्वेशन जो थी वो थी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे नाम दिया जाता है गॉस लॉ। इनको हम लास्ट में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि शुरू में पढ़ाया जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, इसलिए कईयों को तो अभी भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है? सेकंड जो इक्वेशन थी वो थी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। कोई मुझे बता सकता है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल बी डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी? कौन बता पाएगा? जीरो, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। फॉर मैग्नेटिज्म किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। याद ही नहीं होगा कि लोगों को इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, और ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। कभी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला अपन ने? थ्रू 3D सरफेस, या 2D भी ले लो, वो तो हमेशा क्लोज लूप ही बना रही है। ठीक है ना? तीसरी जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो थी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी,
जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम भी आती है, और इसे उन्होंने नाम दिया फैराडेज लॉ। उन्होंने क्या मतलब, फैराडेज लॉ इस इक्वेशन से आया। और चौथा तो अभी हमने देख ही लिया है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ P डॉट dl is equal to mu naught IC plus mu naught epsilon naught d phi e by dt। क्लियर है? तो ऐसा कुछ खास यूज नहीं है इनका, पर याद रखना कि ये चारों इक्वेशन किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। चारों का मतलब क्लियर होना चाहिए। यह है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस अ लूप। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे क्वेश्चन है कि रिलेट कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर अ चार्जिंग कैपेसिटर। ट्राई करना चाहता है कोई खुद से कि अगर कोई कैपेसिटर है, वो चार्ज हो रहा है, तो किसी भी समय पर सर्किट में जो कंडक्शन करंट होगा, यानी कि जो वायर के अंदर है, या डिस्प्लेसमेंट करंट होगा जो कि प्लेट्स के बीच में है, उनके बीच में क्या रिलेशन होगी। करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर लो। बढ़िया परमानंद। चलो एक काम करो, एक मैं बता देता हूँ, अगला वाला ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज जो है V है। तो किसी भी समय पे चार्ज आएगा कैपेसिटर की प्लेट पे, प्लस Q और माइनस Q, है कि नहीं। तो यहां से आता है वो कंडक्शन करंट आता है, और कंडक्शन करंट की वैल्यू तो आपको पता ही है, वो सिंपली क्या हो जाती है, dQ/dt। जिस रेट से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज चढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, कंडक्शन करंट कहलाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये मुझे पता है। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट d/dt ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। मैं क्या करूंगा कि प्लेट का एरिया मान लेता हूं A, प्लेट का एरिया मान लेता हूं A। ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया मैंने मान लिया A। तो ये हो गई आपकी प्लेट्स इस तरह से, और बीच में मैंने एक लूप मान लिया जिसका एरिया भी मैंने ले लिया A, है कि नहीं। तो क्या आप इसको क्रॉस करने वाला फ्लक्स बता सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा किसी भी समय पे? ऑब्वियसली वो होगा E इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एरिया से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्या मिल गया, E इंटू ए। कोई दिक्कत इसमें? वैल्यू अगर पुट कर दूं मैं इसे, तो मैं कह सकता हूं सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं Q बाय ए इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आपको मिली वो बेसिकली मिल गई कितनी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस का एरिया मैंने ए ले लिया, तो फ्लक्स हो गया E इंटू ए, बस सिग्मा की वैल्यू Q बाय ए पुट कर दी है किसी भी टाइम पे। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट d/dt ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, यानी एप्सिलॉन नॉट d/dt ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स जो कि है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहां मिला आपको dQ/dt। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि कंडक्शन करंट था आपका dQ/dt, डिस्प्लेसमेंट करंट है आपका dQ/dt, यानी कंडक्शन करंट ये इक्वल है डिस्प्लेसमेंट करंट के। बात समझ आई? बोलो भाई। ठीक है, तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor of area A
and separation between plates, separation D, is being charged in between the plates, plates के बीच में, in between the plates a surface of area a by 2 is taken parallel to plates. ओके तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट, फाइंड अरे find displacement current through the surface when conduction current is I. ट्राई ठीक है। देखो तो जैसे आपको पता ही है कि कंडक्शन करंट जो होगा चार्जिंग के टाइम पे, कंडक्शन करंट जिसकी वैल्यू हमें दे दी गई है I, वो बेसिकली होगा dq/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये चीज मुझे क्लियर है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, प्लेट्स लिए हैं इस तरह से और बीच में a/2 एरिया का एक सरफेस लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे E है, E हम जानते हैं उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं फ्लक्स क्या लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सिंपली हो जाएगा E इंटू a/2, क्योंकि एरिया हमने हाफ लिया है, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू a/2 या Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट d फाई बाय dt, पुट किया जाए तो आएगा एप्सिलॉन नॉट d बाय dt ऑफ Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हमें जो मिलती है वो मिलती है dq बाई dt इंटू 1/2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब dq बाई dt की वैल्यू आपको पता है कंडक्शन करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट सिंपली आ जाता है कंडक्शन करंट बाय 2, या मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा I बाय 2। तो कुछ खास बात नहीं है, जो भी सरफेस आपसे लेने के लिए कहा जाए आप वो सरफेस लो, आप उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन लिखने के बाद आप उसे डिफरेंशिएट करो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, और आपको क्या मिल जाएगा, मीडियम के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट बोलिए। तो बस यहाँ ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आप HCV उठा सकते हो, 1.5 पेज का चैप्टर है। थ्योरी पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है।